हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे हड़प्पा सभ्यता टॉपिक का पार्ट 2। तो पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया, पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। शहर योजना और संरचना पार्ट 2 डिस्कस करेंगे शहर योजना और संरचनाएं। पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे शहर योजना और संरचनाएं। तो इसके अंतर्गत हम जिन कंपोनेंट पे अध्ययन करेंगे उसमें से कंपोनेंट होगा आवासीय संरचना। एक कंपोनेंट होगा आवासीय संरचना, दूसरा कंपोनेंट होगा महान स्नानागार। महान स्नानागार। तीसरा कंपोनेंट होगा अन्नागार। चौथा कंपोनेंट होगा जल निकास प्रणाली। तीसरा कंपोनेंट होगा जल निकास प्रणाली। चौथा कंपोनेंट जल निकास प्रणाली। और पक्की ईंटों का इस्तेमाल। पक्की ईंटों का इस्तेमाल। तो ये इसकी विशेषता के अंतर्गत आते हैं। ये जो कंपोनेंट है ये इसकी विशेषता। तो शहर योजना और संरचनाएं, इसके अंतर्गत अगर इसकी विशेषता क्या है तो इसकी विशेषता के अंतर्गत हम इसकी आवासीय संरचना, महान स्नानागार, अन्नागार, जल निकास प्रणाली और पक्की ईंटों का इस्तेमाल के बारे में अध्ययन करें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आवासीय संरचना के बारे में। पहले जो इसके अंतर्गत जो पहला कंपोनेंट हम डिस्कस करेंगे आवासीय संरचना। आवासीय संरचना के अंतर्गत देखें तो इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। ये जो सबसे ऊपरी प्लेस है ये इसको क्या बोलते हैं? इसको गढ़ या टीला कहा जाता है। ये जो सबसे ऊपरी प्लेस है देखिए, इसको आप लोअर प्लेस मान सकते हो। निचला स्थान, कौन सा स्थान है? निचला स्थान है। ये मिडिल पोजीशन मान सकते हो। निचला स्थान की मिडिल पोजीशन और एक अपर पोजीशन। जो सबसे अपर पोजीशन है इसको क्या बोलते हैं? गढ़ या टीला। जो सबसे ऊपरी पोजीशन है इसको क्या बोला जाता है? गढ़ या टीला कहा जाता है। ये किसका निवास स्थान है? किसका निवास स्थान है? शासक वर्ग। यहां पे संभवतः कौन रहता था? शासक वर्ग। जो गढ़ या टीला इसको क्या बोला जाता है? जो सबसे ऊपरी पोर्शन इसको क्या बोलते हैं? गढ़ या टीला। ये किसका निवास स्थान है? यहाँ पे कौन रहता था? शासक वर्ग। ये संभवतः किसका निवास स्थान है? शासक वर्ग का। और ये जो मिडिल पोजीशन है ये किसका निवास स्थान है? यहां पे ये किसके लिए था? नौकरशाहों और मध्यवर्गीय व्यापारियों के लिए। तो ये जो मिडिल पोजीशन है यानी जो ये एरिया है, ये जो मिडिल पोजीशन है यानी जो इससे थोड़े से निचली पोजीशन पे यानी निचला स्थान और गढ़ या टीला। जो निचला स्थान है और जो गढ़ या टीला इन दोनों के बीच कौन पड़ रहा है? इन दोनों के बीच कौन निवास कर रहा है?
एक इसके लिए नौकरशाहों और मध्यवर्गीय व्यापारियों के लिए, और जो सबसे निचला पोजीशन है ये किसके लिए है, ये आम लोगों के लिए। किसके लिए, आम, इसमें किसके लिए, आम लोगों के लिए है, आम लोगों के लिए। आम लोगों के लिए इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं कृषक हो गया, और कौन हो गया, मजदूर। तो ये जो निचला स्थान है, सबसे निचले स्थान पे कौन रहता है, किसके लिए बनाया गया, ये आम लोगों के लिए, जिसके अंदर कौन आ जाता है, कृषक आ जाते हैं, मजदूर आ जाते हैं, ठीक है, मजदूर। तो इसमें ये जो, अब आप इसकी आवासीय संरचना के अंतर्गत आप तीन कैटेगरी देख रहे हैं, ये अपर पोजीशन हो गया, ये मिडिल पोजीशन हो गया, और ये लोअर पोजीशन हो गया। तो लोअर पोजीशन किसके लिए, आम लोगों के लिए, जिसके अंदर कृषक आते हैं, और कौन आता है, मजदूर आता है। ये जो मिडिल पोजीशन है किसके लिए, नौकरशाह, यानी जो अधिकारी होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए, और मध्यवर्गीय व्यापारियों के लिए। और जो सबसे ऊपरी पोजीशन है किसके लिए, संभवतः किसका निर्वाचन था, शासक वर्ग का, शासक वर्गों के लिए। इससे देखिए, इससे एक पॉइंट ये भी स्पष्ट होता है, इसकी शहरी का ढांचा, इसकी आवासीय संरचना से ये भी स्पष्ट होता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है संभवतः वो किस पे आधारित रहेगी, भेदभाव पर। क्योंकि एक कैटेगरी आपको दिख रही है, अपर पोजीशन में शासक वर्ग, मिडिल पोजीशन पे नौकरशाह, और कौन है, मध्यवर्गीय व्यापारी, और सबसे निचले स्थान पे कौन है, आम जनता, इसके अंदर कौन है, कृषक और मजदूर। इसके शहरी, इसकी आवासीय संरचना से आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक स्तर पर भेदभाव के लक्षण आपको दिखाई देते हैं, इसकी शहरी, इसकी आवासीय संरचना से स्पष्ट होते हैं। ये जो गढ़ और किला है, इस गढ़ और किले के अंतर्गत दो लोकेशन इंपॉर्टेंट है। एक लोकेशन आता है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। इस गढ़ या टीले के अंतर्गत दो इंपॉर्टेंट स्थान कौन है, गढ़ या टीला, गढ़ या टीला। इस गढ़ या टीला के अंतर्गत, इस गढ़ या टीला के अंतर्गत दो इंपॉर्टेंट प्लेस, दो महत्वपूर्ण स्थान कौन आते हैं, एक आता है मोहनजोदड़ो और एक आता है हड़प्पा। एक कौन आता है, हड़प्पा। मोहनजोदड़ो का निवास स्थान कहां, मोहनजोदड़ो कहां पे अवस्थित है, इसके बारे में आपको बताया था, पाकिस्तान, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और ये जो हड़प्पा है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला, और ये है लरकाना जिला में। तो आपको ये पॉइंट पहले बता दिया गया कि जो मोहनजोदड़ो है इसकी लोकेशन कहां पे, वर्तमान मोहनजोदड़ो कहां पे है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, लरकाना जिला में। और हड़प्पा कहां पे, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, लरकाना जिला में, और हड़प्पा कहां पे, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में। तो इसके लोकेशन के बारे में आपको पहले बता दिया कि हड़प्पा कहां पे स्थित है, मोहनजोदड़ो। ये पॉइंट हमने आपको पहले बता दिया था। तो यहाँ पे फिर से एक बार इस लोकेशन का नाम आया कि जो गढ़ और टीले, जो किसका निवास स्थान, गढ़ और टीले जो किसका निवास स्थान है, संभवतः शासक वर्ग का। इस गढ़ और टीले के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण प्लेस, दो महत्वपूर्ण लोकेशन कौन है, गढ़ और टीले की दो महत्वपूर्ण प्लेस कौन आते हैं, दो महत्वपूर्ण स्थान कौन आता है इसके अंदर, एक आता है मोहनजोदड़ो और एक आता है हड़प्पा, ठीक है। इसका आवासीय संरचना का एक पॉइंट और है, बताते हैं अभी। तो इसके अंदर एक पॉइंट और आता है, सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो शहर योजना है
जो शहरी आवास बनाए जाते थे, जो शहरी आवास बनाए जाते थे, वहां पे जो सड़कें बनाई जाती थी, वो सड़कें एक दूसरे को कितने कोण पे काटती, समकोण पर काटती थी। जैसे ये इस प्रकार की सड़कें, ये 90 इस प्रकार की सड़कें बनाई जाती थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें जो शहरीगत ढांचा, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो शहरीगत ढांचा दिखाई देता है, वहां पर भी आप देखते होंगे कि जो सड़कें होती हैं एक दूसरे के समकोण पर काटती हैं। जो शहरी आवास बनाए जाते हैं वहां पे भी सड़कों का जो स्ट्रक्चर होता है इसी प्रकार होता है कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। यानी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो आपको आवासीय संरचना दिखाई देता है कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इस प्रकार की आवासीय संरचना जहां पे सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, बहुत साल पहले आपको कहां पे, कई साल पहले, कई वर्षों पहले आपको कहां पे दिखाई पड़ता है, हड़प्पा सभ्यता की शहर योजना में दिखाई देता पड़ता है, जहां की जो शहरी ढांचा, जहां पे जो शहरी आवास बनाए जाते थे, वहां की विशेषता क्या थी कि जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, और पॉइंट्स है इसकी शहरी आवास संरचना के बारे में, तो अभी हम जो एक हेडिंग करेंगे जल निकास प्रणाली, तो उसके अंतर्गत और पढ़ेंगे। अब इसका एक जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है शहर योजना के अंतर्गत, ये जो आता है इसका, वो है महान स्नानागार। महान स्नानागार, महान स्नानागार। तो स्नानागार थोड़ा सा अगर हम इसके बारे में थोड़ा आपको बताएं कि जो महान स्नानागार है, ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता यानी मोहनजोदड़ो में जो ये स्थल, ये जो पाया गया है महान स्नानागार, ये एक प्रकार का बड़ा तालाब होता था। महान स्नानागार क्या था, एक प्रकार का बड़ा तालाब। ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो के लोगों ने संभवतः इसका उपयोग धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया होगा। जैसे आप अपने घर या आसपास देखे होंगे जो लोग धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, या आप भी कभी किसी धार्मिक प्लेस पे, धार्मिक स्थान पे विजिट किए होंगे, तो उसमें से बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थान होते हैं जहां पर आपको एक बड़ा तालाब दिखाई पड़ता है, जहां पे एक बड़े तालाब होते हैं और उस तालाब में सीढ़ियां बनी होती हैं नीचे उतरने के लिए, जहां पर जाकर के आप क्या करते हैं, स्नान करते हैं, और वहां बगल में कमरे भी होते हैं कपड़े बदलने के लिए। तो बहुत सभी धार्मिक स्थानों पे नहीं कह सकते, बट कुछ बहुत उसमें से कुछ धार्मिक स्थान ऐसे होते हैं जहां पर इस प्रकार के बड़े तालाब पाए जाते हैं, जिसके चारों तरफ क्या बनी होती है, सीढ़ी बनी होती है, और उस सीढ़ी से लोग उतर करके उसकी सतह पर जाते हैं और वहां पे जाकर के स्नान करते हैं। तो इस प्रकार का जो स्नानागार हमें हड़प्पा सभ्यता के शहरों में देखने को मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, महान स्नानागार बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट आपको बताएंगे ये कि ये जो है देखिए, हमने आपको जब मैं हड़प्पा सभ्यता का फर्स्ट पार्ट बताया था, इसमें हमने आपको बताया था हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, तो उसमें हमने आपको बताया था कि इन स्थलों के बारे में और अध्ययन आप आगे चल करके करोगे। ठीक है, तो देखिए मोहनजोदड़ो के बारे में फिर आपको और अध्ययन करने को मिल रहा है। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान जिनमें तालाब, तो महान स्नानागार का मतलब एक प्रकार का बोल सकते क्या है, तालाब है, एक प्रकार का तालाब है ये, इसका मतलब महान स्नानागार मतलब एक प्रकार का बड़ा तालाब। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान जिसमें तालाब शामिल है, जो गढ़ या टीले में स्थित है। तो आप पहले पॉइंट आप बता रहे हैं कि जो ये महान स्नानागार है, यानी जो बड़ा तालाब, इसको बड़ा तालाब बोल सकते हो, बड़ा तालाब एक प्रकार का क्या है, बड़ा तालाब। अपनी भाषा में इसको बोल सकते हो, इस महान स्नानागार को आप अपनी भाषा में बोल सकते हो एक प्रकार का बड़ा तालाब।
एक प्रकार का ये बड़ा तालाब है। तो मोहनजोदड़ो का ये किसकी विशेषता है? जो महान स्नानागार है किसकी विशेषता है? मोहनजोदड़ो की विशेषता है। मोहनजोदड़ो के बारे में आपको बताया कहां पे स्थित है। जो महान स्नानागार है किसकी विशेषता है? मोहनजोदड़ो की विशेषता है। तो मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण शाही स्थान जिसमें क्या है? तालाब शामिल है, जो गढ़ या टीले में स्थित है। तो जो गढ़ क्या होता है, टीला क्या होता है, अभी हमने आपको इसके ऊपर बताया। गढ़ या टीला जो किसका निवास स्थान था? शासक वर्ग का निवास स्थान था। जो जहां पे संभवतः कौन लोग रहते थे? शासक वर्ग के लोग रहते थे, ठीक है। तो इसमें एक शब्द आ रहा है सार्वजनिक स्थान। सार्वजनिक स्थान, तो सार्वजनिक स्थान का मतलब क्या हुआ? जो सभी के लिए खुला होता है, ऐसा स्थान जो सभी के लिए खुले होते हो। कौन सा स्थान होते हैं? सार्वजनिक स्थान। जैसे प्राइवेट प्लेस होता है, जैसे निजी स्थान क्या होता है? तो निजी स्थान व्यक्तिगत होता है, जहां पे आप को आने के लिए मना भी किया जा सकता है कि वो व्यक्तिगत प्लेस होता है। आप वहां पे जाने के लिए, आपको वहां कुछ करने के लिए उसकी अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन जो सार्वजनिक स्थान होता है, पब्लिक प्लेस क्या होता है? सार्वजनिक स्थान इंग्लिश में होता है पब्लिक प्लेस, जो सभी के लिए क्या होता है? ओपन होता है। हाँ, ऐसा नहीं कि सार्वजनिक स्थान पे कुछ कभी कभी कुछ ऐसे सिचुएशन ऐसी स्थिति होती है कि सार्वजनिक स्थान को भी बैन कर दिया जाता है। जैसे कोरोना के समय में हुआ कि सभी सार्वजनिक स्थान पर जाने से क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया था, रोक लगा दिया गया था। तो कुछ कारणों से या कोई महामारी, कुछ कारणों से कभी कभी सार्वजनिक स्थान पे भी सरकार द्वारा रोक लगा दिया जाता है। लेकिन जो सार्वजनिक स्थान होता है ये सभी के लिए खुला होता है, ठीक है। ये भेदभाव पे आधारित नहीं होता। तो मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान जिसमें तालाब शामिल है, जो गढ़ या टीले में स्थित है, इसका पहला पॉइंट है महास्नानागार का। दूसरा पॉइंट इसका जो आप कह सकते हैं, इसकी जो फर्श है, स्नानागार की फर्श पक्की ईंटों की बनी होती थी। तो स्नानागार की जो फर्श है वो पक्की ईंटों की बनी होती थी। तो ये जो महान स्नानागार है, इसकी जो फर्श है, स्नानागार की फर्श पक्की ईंटों की बनी होती थी। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग, इस पॉइंट से स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते थे। तो जो ये स्नानागार है, इस संबंध में क्वेश्चन पूछ सकता है, या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो स्नानागार है किसकी बनी होती थी? तो स्नानागार की जो फर्श है किसकी बनी होती थी? पक्की ईंटों की बनी होती थी। अब ये जो इस महान स्नानागार से संबंधित अगला पॉइंट ये है कि जो तालाब होता था, तालाब के दोनों तरफ मतलब नॉर्थ और साउथ, दोनों तरफ मतलब नॉर्थ उत्तर और साउथ दक्षिण से, दोनों तरफ से सतह पर उतरने की व्यवस्था, दोनों तरफ से सतह पर उतरने की व्यवस्था थी। तालाब के दोनों तरफ नासाओं से सतह पर उतरने की व्यवस्था थी, जिसमें कपड़े बदलने के लिए बगल में, जिसमें कपड़े बदलने के लिए बगल में कमरे होते थे। तो इस पॉइंट आप तीसरे पॉइंट आप बता रहे हैं, तालाब के दोनों तरफ नॉर्थ साउथ उत्तर दक्षिण से सतह पर उतरने की व्यवस्था थी, जिसमें कपड़े बदलने के लिए बगल में क्या होते थे? कमरे होते थे। यानी जो ये महान स्नानागार बनाया गया था, जैसे हमने अभी आपको बताया कि अगर आप किसी धार्मिक स्थान पे विजिट किए होंगे तो वहां पे जो तालाब होता है बड़ा सा, और वहां पे जब आप स्नान करने के लिए नीचे उतरते हैं तो सीढ़ियां बनी होती है चारों तरफ से, और उस सीढ़ी के माध्यम से आप नीचे उतरते हैं और स्नान करते हैं। तो इसी प्रकार की सीढ़ी महान स्नानागार में बनाया गया 2 दिशाओं से। आप देख सकते हैं, ये एक दिशा ये हो गया, ये
नॉर्थ, नॉर्थ दिशा से, और एक हो गया साउथ। तो इस प्रकार की सीढ़ी यहां से बनाई जाती थी, सीढ़ी हो गई, और एक सीढ़ी ऐसे आप बोल सकते हो। तो जो स्नानागार है, इस स्नानागार की सतह पर पहुंचने के लिए, यानी वहां पे स्नान करने के लिए क्या बनाया गया था, सीढ़ियां होती थी उतरने के लिए, सीढ़ियों की व्यवस्था की गई थी उस सतह पर उतरने के लिए दो दिशाओं से, नॉर्थ दिशा से और साउथ दिशा से, इस सरफेस से पहुंचकर नहाने के लिए, यहाँ पे स्नान करने के लिए से पहुंच करके, ये जो यहाँ पे होता है स्नान करने के लिए, देखिए पानी के लेवल को डिपेंड करता है, पानी बहुत हो जाता है तो ऊपर ही आपको मिल जाता नहाने के लिए, तो पानी जब नीचे होता था और नीचे आपको उतरना पड़ता है। तो अभी हमने आपको बताया कि जिस प्रकार आप अगर किसी धार्मिक प्लेस पे, धार्मिक स्थान पे विजिट किए होंगे और वहां पे आप देखे होंगे कि अगर आप कोई सा बड़ा तालाब वहां पे होगा नहाने के लिए, तो उसकी चारों तरफ क्या बनी होती है, सीढ़ियां बनी होती है, और उस सीढ़ियों की मदद से आप नीचे उतर के क्या करते हैं, वहां पे स्नान करते हैं। उसी प्रकार ये जो तालाब के दोनों तरफ उत्तर और दक्षिण दिशा से सतह पर उतरने की क्या थी, व्यवस्था थी, जिसमें कपड़े बदलने के लिए बगल में कमरे होते थे। और इसके साथ साथ यहाँ पे इसका भी ध्यान दिया गया था कि स्नान करने के बाद कपड़े बदलने के लिए वहां पे कमरे भी होते थे। एक इस पॉइंट से आपको क्या सीखने को मिल रहा है, इस पॉइंट से आपको सीखने को मिल रहा है कि जो महान स्नानागार है, यानी जो बड़ा तालाब है, अगर हमें वहां पे स्नान करना है, उसमें क्या करना है, स्नान करना है, और उसकी सतह पर उतरना है, तो सतह पर उतरने के लिए हमें सीढ़ी की आवश्यकता होती है। तो सीढ़ी दो दिशाओं से बनाई गई, एक दिशा उत्तर है और एक दिशा क्या है, दक्षिण है। इसके साथ ही साथ किसका ध्यान रखा गया है कि स्नान करने के बाद कपड़ों के बदलने के लिए जो कमरे की आवश्यकता होती है उसका भी ध्यान रखा गया है। और इस महान स्नानागार में कमरे की भी व्यवस्था की गई है, कपड़े बदलने के लिए कमरे की भी व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हो गए। अभी और पॉइंट महान स्नानागार के बारे में, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, बगल के कमरे में विशाल कुएं पाए गए हैं, जहां से पानी खींचा, बगल के कमरे में विशाल कुएं पाए गए हैं जहां से पानी खींचा जाता था, और स्नानागार के कोने से नाली निकलती थी। इस पॉइंट में आपको बताया जा रहा है कि बगल के कमरे में विशाल कुएं पाए गए हैं जहां से पानी खींचा जाता था, और स्नानागार के कोने से नाली निकलती थी। इस पॉइंट से आपको क्या सीखने को मिलेगा, इस पॉइंट से आपको ये सीखने को मिलेगा कि ये जो महान स्नानागार था, इसमें पानी कहां से आता था, तो जो कमरे थे, कमरे के बगल में विशाल कुएं होते थे, वहां से पानी खींचा जाता था और वो महान स्नानागार में जाता था। और उस पानी को जब यूज कर लिया जाता था, यूज करने के बाद पानी क्या होता है, गंदा हो जाता है। तो उस गंदे पानी को निकालने के लिए किसकी व्यवस्था की गई थी, स्नानागार के कोने में, देखो स्नानागार के कोने से नाली निकलती थी। अब देखिए इससे स्पष्ट होता है कि कितना ध्यान रखा गया होगा स्वच्छता का भी, स्वास्थ्य और स्वच्छता का भी कितना ध्यान रखा गया। ये जो जैसे पानी, इस पॉइंट से आपको क्या सीखने को मिल रहा है कि उस महान स्नानागार में पानी आने का स्रोत क्या है, विशाल कुएं जहां से पानी खींचे जाते हैं, और जब उस पानी का यूज कर लेते हो,
यूज कर लिया जाता है तो पानी कुछ समय बाद क्या होता है, गंदा हो जाता है। तो उस गंदे पानी को निकालने के लिए इस स्नानागार के कोने में क्या है, नाली की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से गंदा पानी क्या होता है, निकल जाता है। इस पॉइंट से यह भी स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग स्वच्छता पर भी ध्यान देते थे, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर भी ध्यान देते थे। ठीक है, तो एक पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और इसके संबंध में आप जो बोलोगे पांचवा पॉइंट, ये जो महान स्नानागार है, ऐसा मानना है कि इसका उद्देश्य, इसका उपयोग, इसका इस्तेमाल किसके लिए किया गया होगा, धार्मिक उद्देश्यों के लिए, धार्मिक उद्देश्यों के लिए। ऐसा मानना है कि इस महान स्नानागार का उपयोग मोहनजोदड़ो के लोगों ने धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया होगा। ठीक है, अब इसके साथ और एक पॉइंट और है कि क्या कोई और ऐसा लोकेशन है, क्या कोई और ऐसा स्थान है जहां पे बड़े तालाब यानी महान स्नानागार के एग्जाम्पल साक्ष्य पाए गए। हाँ, तो उसमें एक लोकेशन और आता है, वो धौलावीरा गुजरात। तो इसके अंदर हम और देखें, ये तो पॉइंट हो गया, एक पॉइंट और यफ धौलावीरा कहां पे, मैंने आपको बताया गुजरात। धौलावीरा गुजरात में बड़े तालाब पाए गए हैं जो धौलावीरा गुजरात में बड़े तालाब पाए गए हैं जो बड़े स्नानागार होते थे। धौलावीरा गुजरात में बड़े तालाब पाए गए हैं जो बड़े स्नानागार होते थे, जिसका उपयोग शायद उसी उद्देश्य के लिए किया गया होगा जिसके लिए मोहनजोदड़ो के लोग करते थे। इस पॉइंट आपको क्या बताया जा रहा है, धौलावीरा गुजरात में बड़े तालाब पाए गए हैं जो बड़े स्नानागार होते थे। धौलावीरा गुजरात में भी बड़े तालाब पाए गए हैं जो बड़े स्नानागार होते थे, जिसका उपयोग शायद उसी उद्देश्य के लिए किया गया। शायद उसी उद्देश्य के लिए मतलब धार्मिक उद्देश्य के लिए। शायद उसी उद्देश्य का मतलब क्या हुआ, ये जो शायद उसी उद्देश्य के लिए, इसका मतलब क्या हुआ, धार्मिक। शायद उसी उद्देश्य के लिए मतलब धार्मिक उद्देश्य के लिए, जिसका उपयोग शायद उसी उद्देश्य के लिए मतलब धार्मिक उद्देश्य के लिए किया गया होगा, जिसके लिए मोहनजोदड़ो के लोग करते थे, मोहनजोदड़ो के लोग करते थे। इस पॉइंट के माध्यम से आपको यह बताने का प्रयास किया जाता है, इस पॉइंट के माध्यम से आपको यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि इसके अतिरिक्त महान स्नानागार यानी बड़ा तालाब कहां पे पाया गया है, धौलावीरा में पाया गया है, जो कहां पे अवस्थित है, गुजरात में अवस्थित है। और ये भी आपको बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से मोहनजोदड़ो के लोगों ने महान स्नानागार का उपयोग संभवतः धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया होगा, उसी प्रकार धौलावीरा यानी गुजरात के लोगों ने भी उस बड़े तालाब यानी महान स्नानागार का उपयोग भी धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया होगा। इस पॉइंट के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। क्लियर है? तो महान स्नानागार के समय जो सभी पॉइंट हमने आपके सामने डिस्कस किया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।
इसके अंतर्गत और जो अगला कंपोनेंट्स हम पढ़ेंगे, तो अभी दो कंपोनेंट हो, आवासीय संरचना के बारे में डिस्कस किया और महासंरचनागार के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे अन्नागार के बारे में। अन्नागार, अन्नागार, अन्नागार क्या होता है? इसका मतलब होता है अन्न, अन्न भंडार। अन्नागार का मतलब क्या होता है? अन्न भंडार। अन्नागार क्या होता है? अन्न भंडार होता है। देखिए, आपने घर में देखे होंगे, आप देखे होंगे जो कृषि का प्रोडक्शन होता है, जो एग्रीकल्चर का उत्पादन होता है, उसमें एक हिस्सा पूरे वर्ष खाने के लिए रख लिया जाता है, तो उसको उसका भंडारण कर उसको एक लोकेशन पे, एक जगह पे रख दिया जाता है, किसी बड़े कंटेनर में, पात्र में रख दिया जाता है ताकि वो खराब ना हो, और पूरे साल उसका उपयोग किया जाता है। और जो अधिशेष होता है, यानी जो और अनाज बच जाते हैं, तो या तो उसको बेच दिया जाता है, या तो उसको कुछ समय बाद बेचा जाता है जब वो महंगा हो जाता है। तो कुछ समय बाद बेचा जाता है जब वो महंगा हो जाता है, जब उसकी प्राइस बढ़ जाती है तब उसको बेचा जाता है। तो उसको एक जगह पे स्टोरेज कर लिया जाता है, उसका इस जगह पे भंडारण कर लिया जाता है। तो कुछ बड़े पात्र होते हैं जहां पे उसको रख लिया जाता है। तो अपने घर के स्तर पर, आप छोटे स्तर पर आप देखते हो कि भंडारण का काम किया जाता है। आपके घर के, आपने छोटे लेवल पर देखें, ग्रामीण स्तर पर देखें, तो वहां पे भंडारण का काम होता है। एक तो अपने उपयोग के लिए किया जाता है, और दूसरा भंडारण, जो दूसरा भंडारण होता है, जो दूसरा भंडार होता है, वो आफ्टर कुछ समय बाद जब उसकी जो वैल्यू होती है, उसकी जो प्राइस होती है, बढ़ जाती है, उसके बाद उसको बेचा जाता है। तो उस समय तक, जब तक उसको बेचा नहीं जाता, तब तक उसको भंडार के रूप में रखा जाता है। तो अन्नागार, इसी प्रकार सरकार भी क्या करती है? सरकार भी क्या करती है? अनाज खरीदती है, फिर उसका भंडारण करती है, उसका भंडारण करती है। तो किस लिए करती है? तो उसमें देखा जाए तो जैसे कभी अभी जैसे अनाज की आवश्यकता पड़ जाती है अकाल परिस्थितियों से निपटने के लिए, तो अन्नागार जो होता है, जो अन्नागार होता है, जो अन्न भंडार होता है, इसका एक उपयोग क्या होता है? इसका जो भंडारण किया जाता है, एक उपयोग भी होता है कि अकाल परिस्थितियों से निपटने के लिए, अकाल परिस्थितियों से निपटने के लिए। तो जैसे हड़प्पा सभ्यता में जो अन्नागार या अन्न भंडार जो आपको दिखाई देता है, उस समय इसका उपयोग, इसका पर्पस क्या रहा होगा, इसका उद्देश्य क्यों इसका भंडार किया जाता? तो इसका जो एक पर्पज होता है, जो एक मेन मुख्य उद्देश्य होता है, अकाल परिस्थितियों से निपटने के लिए जो अन्न का भंडारण किया जाता रहा हो, किसके लिए? अकाल परिस्थितियों से निपटने के लिए। यानी अगर अकाल पड़ गया, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, और किसी वर्ष फसल का उत्पादन नहीं हुआ, तो इतना फसल होना चाहिए जिससे हमारी एक जो विकसित सभ्यता है, जो शहरी सभ्यता है, सभी की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने कोरोना के समय में देखा, 2020 में जब कोरोना आया और 2021, तो सरकार का जो है अनाजों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वितरण है, एक महीने में 2 बार करना पड़ा, और अभी चल रहा है कि अनाज को एक महीने में 2 बार दिया जाता है। तो ऐसे में इस प्रकार की जैसे अकाल परिस्थिति, से कोरोना महामारी जैसी अकाल परिस्थिति आ जाती है, तो ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए जो हमारे अनाज के भंडारण होते हैं, जो अन्नों का भंडार किया जाता है, ये क्या होता है? काम में आता है। तो अन्न का जो भंडार यानी अन्नागार होता है, इसका एक मोटिव होता है कि इसका भंडार किया जाता है, यानी जिसका भंडारण किया जाता है, उसके पीछे का एक उद्देश्य होता है। जैसे इसमें एक उद्देश्य मैंने आपको बताया, जैसे अकाल परिस्थिति से निपटना। ठीक है, तो अन्न भंडार के अंतर्गत देख, अन्नागार का मतलब क्या होता है? अन्न भंडार। इसके अंतर्गत जो दो महत्वपूर्ण प्लेस हैं, एक आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में भी अन्नागार पाए गए, और हड़प्पा में 6 भंडार पाए गए। हड़प्पा में जो है 6 भंडार पाए गए। अन्नागार क्या होता है? अन्न भंडार होता है। मोहनजोदड़ो में भी अन्नागार पाए गए, हड़प्पा में अन्नागार के 6 भंडार पाए गए। और इस संबंध में पॉइंट ये कि जो हड़प्पा है, जो यहाँ पे 6 भंडार पाए गए, हड़प्पा में जो अन्नागार है, हड़प्पा के अन्नागार के दक्षिण में, हड़प्पा के, देखिए हड़प्पा में अन्नागार के दक्षिण में, हड़प्पा में अन्नागार के दक्षिण में
ईंटों के हड़प्पा में अन्नागार के दक्षिण में ईंटों के वृत्ताकार चबूतरों की श्रृंखला थी। हड़प्पा में अन्नागार के दक्षिण में ईंटों की वृत्ताकार चबूतरों की श्रृंखला थी। वृत्ताकार चबूतरों की श्रृंखला थी। स्पष्टता अनाज को तैयार करने के लिए थे, क्योंकि गेहूं और जौ फर्श की दरारों में पाए गए हैं। देखिए, हड़प्पा में अन्नागारों के दक्षिण में ईंटों की वृत्ताकार चबूतरों की श्रृंखला थी। यह स्पष्टता अनाज को तैयार करने के लिए थे, क्योंकि गेहूं और जौ फर्श की दरारों में पाए गए हैं। तो हड़प्पा में अन्नागारों के दक्षिण में हमें वृत्ताकार चबूतरों की श्रृंखला मिलती है। इस वृत्ताकार चबूतरों की श्रृंखला का जो वृत्ताकार चबूतरे पाए गए, इसका उपयोग क्या था? इसका उपयोग अनाज को तैयार करने के लिए किया जाता था। तो हड़प्पा में अन्नागारों के दक्षिण में जो वृत्ताकार चबूतरे पाए गए हैं, इसका उपयोग क्या था? इसका उपयोग अनाज को तैयार करने के लिए किया जाता था। तो अनाज को तैयार करना क्या होता है? तो आपको पता है, वर्तमान में अनाज को तैयार करने के लिए बहुत सी मशीनें, जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, तो मशीनें आती हैं, उसको काटती हैं, तो बहुत ही कम समय में जो है वो अनाज तैयार कर लिया जाता है। या ग्रामीण स्तर पर देखेंगे तो लोग, जैसे धान का समय चल रहा है, तो धान को क्या करते हैं? ऐसे पीटते हैं, उसको पड़ के पीटते हैं, तो उसमें से धान जो है अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से अनाज तैयार किया जाता है। तो उस समय तो मशीन, जिस प्रकार की वर्तमान मशीनें गेहूं काटने के लिए, धान काटने के लिए होती है, इस प्रकार की मशीनें तो उस समय हड़प्पा में तो थी नहीं। तो अनाज को कैसे किया था? तो कैसे अनाज को तैयार करते थे? उसको पीट कर तैयार करते रहे होंगे। जैसे धान को क्या किया जाता है? उठाया जाता है, फिर उसको पीटा जाता है। ऐसे उसके पत्थर की चौकी होती है, तो लोग उसको क्या करते हैं? धान को पटकते हैं। तो ग्रामीण स्तर पर जिस तरीके से अनाज को तैयार किया जाता है, इस प्रकार के एग्जांपल, जो अनाज को तैयार करने के एग्जांपल जो आपको यहाँ हड़प्पा सभ्यता में दिखाई देता है, इस प्रकार से जो अनाज तैयार यहाँ पे किए जाते थे, इसके एग्जांपल वर्तमान समय में आपको ग्रामीण स्तर पर देखने को मिल सकते हैं। जिस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में अनाज को तैयार किया जाता था, जो चबूतरे पाए गए हैं, उससे स्पष्ट होता है कैसे वृत्ताकार ईंटों के जो वृत्ताकार चबूतरे पाए गए, इसका उपयोग अनाज को तैयार करने के लिए किया जाता था। तो वर्तमान में भी ग्रामीण स्तर पर आपको इस प्रकार के एग्जांपल मिल सकते हैं, जो पत्थर, जो ब्रिक्स, ईंट को बिछा दिया जाता है, या कुछ पत्थर होते हैं, उसको रख दिया जाता है, और उस पे धान को लोग लाके पटकते हैं, या तख्ते का उपयोग किया जाता है, उस पे धान पटकते हैं, जिसके माध्यम से अनाज को तैयार किया जाता है। ठीक है। तो अब तो हमारे पास बहुत सारी तकनीकें आ गई हैं कि हम अनाज को कम समय में उसको तैयार कर लेते हैं। लेकिन ग्रामीण स्तर पर आपको इस तरीके का एग्जांपल आपको मिल जाएगा, जो नीचे ईंटें बिछाई जाती हैं, उसके बाद उस पे धान को पटका जाता है, पटक करके धान को, उस अनाज को तैयार किया जाता है। ठीक है। तो वर्तमान परिवेश में भी आपको इस तरह के एग्जांपल ग्रामीण स्तर पर देखने को मिल सकते हैं, जो अनाज तैयार किए जाते हैं। एक पॉइंट हो गया। इसके साथ ही साथ और हम बताते हैं हड़प्पा में कितने भंडार पाए गए थे। तो हड़प्पा के समय में, हड़प्पा में अन्नागार के समय एक पॉइंट हो गया। इसके अतिरिक्त और देखें तो हड़प्पा के संबंध में एक पॉइंट और है।
हड़प्पा के संबंध में एक पॉइंट और है। हड़प्पा में दो कमरों की 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 छावनी हड़प्पा में जो है, अगर देखा जाए हड़प्पा में दो कमरों की छावनी भी थी। हड़प्पा में दो कमरों की छावनी हड़प्पा में दो कमरों की छावनी भी थी। हड़प्पा में दो कमरों की छावनी भी थी जिसमें संभवतः मजदूर हड़प्पा में दो कमरों की छावनी भी थी जिसमें संभवतः मजदूर लोग रहते थे। ठीक है, तो हड़प्पा में एक पॉइंट और आपको क्या देखने को मिलता है, हड़प्पा में आपको दो कमरों की छावनी भी थी। हड़प्पा में दो कमरों की छावनी भी मिलती है। हड़प्पा में दो कमरों की छावनी भी थी जिसमें संभवतः कौन लोग रहते थे, मजदूर लोग रहते थे। तो एक पॉइंट हड़प्पा के संबंध में एक और भी हो गया कि हड़प्पा में दो कमरों की, कहां पे दो कमरों की छावनी मिली है, कहां पे दो कमरों की छावनी थी, तो हड़प्पा में दो कमरों की छावनी भी थी जिसमें संभवतः कौन लोग रहते थे, मजदूर लोग रहते थे। इसके अतिरिक्त और कहां पे हमें अन्नागार के एग्जांपल मिलते हैं। इसके अतिरिक्त योग कालीबंगा राजस्थान। कालीबंगा कहां पे, राजस्थान पे। तो कालीबंगा राजस्थान में भी हमें जो है इसके दक्षिण में पक्की ईंटों के चबूतरे मिलते हैं। तो कालीबंगा राजस्थान के दक्षिण में पक्की ईंटों के चबूतरे मिलते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कालीबंगा राजस्थान में भी जो है अन्नागार के, जिसका उपयोग संभवतः किसके लिए किया गया होगा, अन्नागार के लिए किया गया होगा। तो अन्नागार अन्न भंडार का साज और एक किस लोकेशन में पाया गया, कालीबंगा राजस्थान में, जिसके इसके दक्षिण में पक्की ईंटों के चबूतरे मिलते हैं। जिससे स्पष्ट होता है कि कालीबंगा जिससे स्पष्ट होता है कि इसका उपयोग भी अन्नागार के लिए किया गया होगा। इससे स्पष्ट होता है कि इसका उपयोग भी किसके लिए किया गया होगा, अन्नागार के लिए किया गया होगा। कालीबंगा राजस्थान के दक्षिण में पक्की ईंटों के चबूतरे मिलते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि इसका उपयोग किसके लिए किया गया होगा, अन्नागार के लिए किया गया होगा। तो इस प्रकार देखिए तो अन्नागार के जो साक्ष्य है वो कहां पे पाए जाते हैं। एक लोकेशन क्या हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, और एक लोकेशन क्या हो गया, हड़प्पा हो गया, और एक लोकेशन आपका कौन सा हो गया, कालीबंगा राजस्थान हो गया। ठीक है, तो अन्नागार के संबंध में इतने पॉइंट थे जो हमने आपके सामने रखा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है पक्की ईंटों का इस्तेमाल। तो पक्की ईंटों के इस्तेमाल के संबंध में देखें तो हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों का इस्तेमाल व्यापक पैमाने पर हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों का इस्तेमाल व्यापक पैमाने पर हुआ है। हड़प्पा संस्कृति में पक्की ईंटों का इस्तेमाल व्यापक पैमाने पर हुआ है। वहीं अगर इसकी समकालीन सभ्यता जैसे मिस्र और मेसोपोटामिया की बात करें, वहीं इसकी समकालीन का मतलब ये होता है, समकालीन का मतलब क्या होता है, समकालीन
समकालीन मिस्र और समकालीन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया समकालीन मेसोपोटामिया। अगर हम अभी हमने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता में यानी भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा सभ्यता में पकी ईंटों का इस्तेमाल व्यापक पैमाने पर हुआ। पकी ईंटों का इस्तेमाल व्यापक पैमाने हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा संस्कृति में सिंधु घाटी की सभ्यता में पकी ईंटों का इस्तेमाल व्यापक पैमाने पर हुआ। अब वही अगर उसी समय समकालीन का मतलब क्या होता है? उसी समय में, यानी जिस समय में हड़प्पा सभ्यता थी। समकालीन का मतलब उसी समय जिस समय हड़प्पा सभ्यता विद्यमान थी। समकालीन का मतलब क्या हुआ? उसी समय जिस समय हड़प्पा सभ्यता विद्यमान थी। यानी अगर हड़प्पा सभ्यता की तुलना और सभ्यता जैसे एक मिस्र की सभ्यता और एक होती है मेसोपोटामिया, इससे तुलना करें तो क्या मिस्र में पकी ईंटों का इस्तेमाल किया गया? मिस्र में ऐसे हमने आपको पहला पॉइंट बताया कि हड़प्पा संस्कृति में पकी ईंटों का इस्तेमाल व्यापक पैमाने पर किया गया। तो उसी समय की जो कुछ सभ्यता और है, यानी जिस समय हड़प्पा सभ्यता विद्यमान उसी समय कुछ सभ्यताएं, जैसे एक है मिस्र की सभ्यता और एक है मेसोपोटामिया। तो यहाँ पे किस प्रकार की ईंटों का इस्तेमाल हो रहा है? तो अगर यहां से तुलना करें तो यहाँ पे सूखी ईंटों का इस्तेमाल, सूखी ईंटों का इस्तेमाल। तो मिस्र में अगर हम हड़प्पा सभ्यता की तुलना समकालीन मिस्र से करते हैं, उसी समय की सभ्यता मिस्र से करते हैं, तो हम पाते हैं कि मिस्र में सूखी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। सूखी ईंटों का मतलब क्या हुआ? आपने देखा होगा, अगर आप कभी ईंट के भट्टे पे गए होंगे तो आप देखे होंगे जो ईंट होते हैं पहले उसको ईंट को पहले मिट्टी से को गिला किया जाता है, फिर उसको ईंट का एक स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है, ईंट बनाया जाता है, फिर उसको सुखाने के लिए रख दिया जाता है। तो सुखाने के बाद उसका यूज कर लो। तो सुखाने के बाद एक अगला स्टेप क्या होता है? पकाना। अगर आप किसी ईंट भट्टे पे गए होंगे तो आप वहां पे देखते हो कि पहले गीली मिट्टी होती है, फिर उस गीली मिट्टी के माध्यम से एक ब्रिक्स ईंटें बनाए जाते हैं, फिर उसको धूप में सुखाया जाता है और धूप में सुखाने के बाद फिर उसको पकाया जाता है। धूप में सुखाने के बाद उसको क्या पकाया जाता है। लेकिन मिस्र के लोग उसको जो गीली मिट्टी का जो ईंट बनाते थे उसको धूप में सुखाते थे और उसके बाद उसका यूज कर लेते थे। यानी मिस्र के लोग पकी ईंटों का इस्तेमाल नहीं करते थे, उसको भट्टी में पकाते नहीं थे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने बड़े पैमाने पर पकी ईंटों का उपयोग किया। लेकिन उसी समय की जो सभ्यता मिस्र की सभ्यता थी, समकालीन सभ्यता मिस्र की, यानी उसी समय की जो मिस्र की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता उसने किस ईंट का इस्तेमाल किया? सूखी ईंटों का इस्तेमाल किया। तो उसी समय की जो एक सभ्यता जिस समय हड़प्पा सभ्यता विद्यमान थी, एक सभ्यता मिस्र की सभ्यता थी, वहां पे सूखी ईंटों का इस्तेमाल किया गया, यानी उसको पकाया नहीं गया है। मिस्र कहां पे? तो मिस्र आपको अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र, आप जो भूमध्य सागर जो मिस्र है वो अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है और भूमध्य सागर की सीमा बनाती है। मिस्र की लोकेशन देखने के लिए आपको अफ्रीका महाद्वीप का मैप देखना पड़ेगा। तो जो अफ्रीका महाद्वीप पर जो सबसे ऊपरी सतह है, अफ्रीका महाद्वीप पर जो सबसे ऊपरी हिस्सा है जहां पे भूमध्य सागर, जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊपरी सीमा है, जो ऊपरी बाउंड्री है जो भूमध्य सागर को टच करती है, तो वही सबसे ऊपरी सरफेस, ऊपरी सिरे पे आपको मिस्र देखने को इस साइड में मिल जाएगा। तो मिस्र किसका पार्ट है? अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट है, अफ्रीका महाद्वीप का, ठीक है, जो भूमध्य सागर की सीमा रेखा को बनाता है, यानी भूमध्य सागर की सीमा को टच करता है मिस्र। अब बात करते हैं मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया का मतलब क्या? समकालीन का मतलब समकालीन हमने आपको बता दिया कि समकालीन मतलब उसी समय, यानी जिस समय हड़प्पा सभ्यता विद्यमान है उसी समय दो सभ्यताएं और भी हैं, एक मिस्र की सभ्यता है और मेसोपोटामिया का। जब भी हम पढ़ते हैं, हमने आपको पहले बताया था हिस्ट्री को आपको कंपैरिजन करके पढ़ना है कि भारत में क्या है और फिर विदेशी स्तर पर, यानी भारत में क्या हो रहा है फिर उसकी तुलना आपको वैदेशिक लेवल से करना है, विदेश में क्या हो रहा है। तो उस समय देखें तो अब उस समय की जैसे इंडिया की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता हो गई और बाहर यानी विदेश की सभ्यता में दो सभ्यताएं कौन? एक मिस्र की सभ्यता है और एक कौन है? मेसोपोटामिया है। एक मिस्र की सभ्यता है और कौन सी? मेसोपोटामिया। तो मिस्र में सूखी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। मेसोपोटामिया के अंतर्गत वर्तमान में आते हैं कौन कौन से लोकेशन आते हैं मेसोपोटामिया के अंतर्गत? आ जाता है आपका इराक, वर्तमान में इसके मेसोपोटामिया के अंतर्गत, एक मिनट, मेसोपोटामिया के अंतर्गत हम देखें
वर्तमान मेसोपोटामिया कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? इराक, ईरान और सीरिया और तुर्की। जो ये मेसोपोटामिया है ये किस समय की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता के समय की सभ्यता मेसोपोटामिया है। तो वर्तमान में मेसोपोटामिया के अंतर्गत कौन कौन से लोकेशन आते हैं? इराक के कुछ क्षेत्र आते हैं, ईरान के कुछ क्षेत्र आते हैं, सीरिया के कुछ क्षेत्र आते हैं और तुर्की के कुछ क्षेत्र आते हैं। तुर्की तो उस समय की जो सभ्यता, जिस समय हड़प्पा सभ्यता विद्यमान थी, उसी समय मध्य एशिया में एक सभ्यता कौन थी? मेसोपोटामिया। ये कहां पे थी? मध्य एशिया में। मध्य एशिया, मध्य एशिया। मेसोपोटामिया कहां पे थी? मध्य एशिया में। उसी समय जिस समय हड़प्पा सभ्यता विद्यमान थी, उसी समय एक सभ्यता मध्य एशिया में कौन थी? मेसोपोटामिया। और इस मेसोपोटामिया के अंदर वर्तमान में कौन कौन से लोकेशन आते हैं? इराक है, इराक मेसोपोटामिया के कुछ क्षेत्र, इराक में कुछ क्षेत्र, ईरान में कुछ क्षेत्र, सीरिया में कुछ क्षेत्र, कहां पे? तुर्की में। तो मेसोपोटामिया में भी, मेसोपोटामिया में पकी ईंटों का इस्तेमाल तो किया गया है, पकी ईंटों का इस्तेमाल। देखिए मेसोपोटामिया में भी पकी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की तुलना में, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में इससे कहीं अधिक हुआ है। मेसोपोटामिया से जब हम तुलना करेंगे हड़प्पा संस्कृति, तो हम आपको क्या बताएंगे कि मेसोपोटामिया में भी पकी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हड़प्पा संस्कृति में इससे कहीं अधिक किया गया है। यानी हड़प्पा जो संस्कृति है, जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता में पकी ईंटों का इस्तेमाल मेसोपोटामिया की तुलना में बड़े पैमाने पर किया गया है। मेसोपोटामिया में भी पकी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हड़प्पा संस्कृति में उससे कहीं अधिक ज्यादा किया गया है। मेसोपोटामिया में भी पकी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हड़प्पा संस्कृति में उससे कहीं ज्यादा किया गया है। मेसोपोटामिया में भी पकी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हड़प्पा संस्कृति में उससे कहीं ज्यादा किया गया है, लेकिन हड़प्पा संस्कृति में उससे कहीं ज्यादा किया गया है। तो अभी आपने तुलना किया पकी ईंटों के इस्तेमाल में, आप देख रहे हो हड़प्पा सभ्यता में व्यापक पैमाने पर किया जा रहा है। समकालीन मिस्र में क्या है? सूखी ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन मेसोपोटामिया में तो पकी ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हड़प्पा संस्कृति में मेसोपोटामिया से ज्यादा पकी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। देखिए मेसोपोटामिया में पकी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हड़प्पा संस्कृति में मेसोपोटामिया से भी ज्यादा बड़े पैमाने पर पकी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो एक तुलनात्मक अप्रोच हुआ कि जो आपने मिस्र से तुलना किया पकी ईंटों के संबंध में, और किससे तुलना किया? आपने मेसोपोटामिया से किया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट रीडिंग जो है जल निकास प्रणाली। तो जल निकास प्रणाली क्या होते हैं? जैसे आपको पता है कि जो घर बनाए जाते हैं, तो घर के जो एक आंगन होता है और वहां पे एक स्नानागार होता है, नहाने का होता है, तो उस पानी को बाहर निकाला जाता है। तो उस पानी को बाहर कैसे निकालते हैं? तो आपको पता है उस पानी को बाहर निकालने के लिए क्या किया जाता है कि जो सड़क होते हैं, जो सड़कें होती हैं, उस सड़क के किनारे पे नालियां बना दी जाती है और उस नालियों के माध्यम से घर के पानी को सड़क के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है हमें हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति में देखने को मिलती है। तो हड़प्पा संस्कृति में क्या किया जाता था कि हड़प्पा संस्कृति में हमने आपने को बताया था कि जो हड़प्पा संस्कृति की जो आवासीय संरचना थी, उसमें क्या किया था? सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट देती, और इसमें क्या किया जाता था? तो सड़क होती थी, तो सड़क के किनारों पे क्या बनाया था? नालियां बनाई जाती थी। सड़क के किनारों पे दोनों साइड्स में, दोनों तरफ नालियां बनाई जाती थी, और उस नालियों के माध्यम से घर के पानी को, जो घर का पानी होता था, उस नालियों के माध्यम से घर के पानी को बाहर सड़क के माध्यम से बाहर निकाला जाता था। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी आप अगर देखें, शहरों में देखें, तो क्या होता है कि जो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, इसके साथ ही साथ आपको देखने को मिलता है कि सड़क के दोनों साइड से, दोनों तरफ से क्या बनाए? नालियां बनाई जाती हैं, और जो
आवास होते हैं, जो घर होते हैं, जो आवास होते हैं, उस आवास के पानी को उन नालियों के माध्यम से क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। तो इसी प्रकार की व्यवस्था हमें हड़प्पा संस्कृति में भी देखने को मिलती है। तो उसमें से एक लोकेशन जो आता है वो मोहनजोदड़ो का है। मोहनजोदड़ो, इस प्रकार की स्ट्रक्चर मोहन जल निकास प्रणाली सबसे प्रभावशाली थी, यानी हड़प्पा संस्कृति में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा संस्कृति में जल निकास प्रणाली की सबसे जल निकास प्रणाली यानी नालियों के माध्यम से घर के जल निकास प्रणाली का मतलब नालियों के माध्यम से घर के पानी को जो सड़क के माध्यम से बाहर निकाला जाता था, उस प्रकार की सबसे प्रभावशाली व्यवस्था हमें कहां पे देखने को मिलती है, मोहनजोदड़ो में देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त कौन सा एक लोकेशन आता है, कालीबंगा। इसके अतिरिक्त और कौन सा एक लोकेशन आता है, कालीबंगा। ये कहां पे है, राजस्थान पे। तो कालीबंगा राजस्थान में, यहां पे एक पॉइंट और है आपको, यहां पे कालीबंगा राजस्थान के कई घरों में कुएं पाए गए हैं। तो जो कालीबंगा जो राजस्थान है, इसके कई घरों में कुएं भी पाए गए। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो कौन सा लोकेशन है हड़प्पा सभ्यता के जहां पे कई घरों में कुएं भी पाए गए हैं, वो कौन है, कालीबंगा राजस्थान का। इसके अतिरिक्त नाली के साथ कहां पे पाए गए, एक और है बनावली। बनावली जो कहां पे है, हरियाणा में। बनावली जो कहां पे, हरियाणा में। यहां पे भी सड़कों के, बनावली हरियाणा में भी सड़कों के और नाले के साथ पाए गए हैं। बनावली हरियाणा में भी सड़कों के और नाले के साथ पाए गए। तो जल निकास प्रणाली के अंतर्गत सबसे उत्तम जल निकास प्रणाली किसकी थी, मोहनजोदड़ो की, सबसे प्रभावशाली। इसके अतिरिक्त कौन है, इसके अंदर कौन लोकेशन निकाला था, कालीबंगा।